हे गाइस, वेलकम टू रेजोनेंस केमिस्ट्री। तो आज ये टॉपिक मेरा उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने बताया कि यार मटेरियल तो मिल गया है लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एक पेपर है पॉलीमर केमिस्ट्री। तो इस पॉलीमर केमिस्ट्री में जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम आज यहाँ। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में जनरली हमारा क्या है कि पॉलीमर है क्या। तो पॉलीमर क्या है कि छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के जब एक बड़ी संरचना का निर्माण होता है तो वो चीज हमारी पॉलीमर कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये रूम है, ये छोटी छोटी ईंटों से, जैसे एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, जब बहुत सारी ईंट एक जैसी मिल करके इस बड़ी स्ट्रक्चर का निर्माण कराया है तो ये पॉलीमर कहलाता है। इसी प्रकार से जो हमारा पॉलीमर होता है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स। This is the combination of मोनोमर यूनिट। अब कोई पूछे कि मोनोमर यूनिट क्या है, तो मोनोमर यूनिट हमारी वो यूनिट होती है जो आपस में किसी भी प्रकार से जुड़ करके एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, वो हमारी कहलाती है मोनोमर यूनिट। अब आता है हमारा कि पॉलीमर क्या है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो जब ये बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो हमारे किसका निर्माण हो जाता है, पॉलीमर का निर्माण हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि हम अपने चारों जो भी चीजें देखते हैं, जैसे कि हम मार्कर ले लीजिए, ये भी पॉलीमर का ही एक रूप है। हमारा बॉक्स हुआ, हमारे जो है बड़ी बड़ी टंकियां हुई, बड़े बड़े ड्रम बॉक्स हुए, वो ऑटोमोबाइल्स की जो जितने भी कारखाने हैं जिनमें रबड़ वगैरह बनती है, ट्यूब टायर बनते हैं, ये सभी हमारे क्या है, पॉलीमर का ही यूजेस है। तो पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो पॉलीमर है उसको चार प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन। तो पहला जो है हमारा है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन, कि ऑरिजिन के बेसिस पर कैसे पॉलीमर को डिवाइड किया गया है। तो इसके आधार पर पॉलीमर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है कौन सा, नेचुरल पॉलीमर, और दूसरा है हमारा वो है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। अब आप ये देखेंगे कि नेचुरल पॉलीमर क्या है और सिंथेटिक पॉलीमर क्या है। तो जनरली नेचुरल पॉलीमर हमारे वो पॉलीमर होते हैं जो हमको नेचर से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमारे क्या हुए, हमारे एमिनो एसिड नहीं बोले तो प्रोटीन। जैसे हमारी प्रोटीन हुई, प्रोटीन हमारे क्या है, प्रोटीन हमारा एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिल जाते हैं और बड़ी बड़ी चेनों का निर्माण करते हैं तो वो हमारी प्रोटीन्स कहलाती हैं, और ये नेचुरली होता है। तो ये जो पॉलीमर होता है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नेचुरल पॉलीमर की श्रेणी में आता है। दूसरा है हमारा जो ये बोलते हैं उसको हम डीएनए आरएनए वगैरह, ये आरएनए वगैरह, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं हम, न्यूक्लिक एसिड। तो जितने भी न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सबके डीएनए आरएनए होते हैं, वो भी हमारे नेचुरल पॉलीमर का ही रूप है। डीएनए आरएनए क्या, ये गलती किया मेरा थोड़ा सा, ये है हमारा डीएनए और है हमारा आरएनए। तो ये भी हमारे इससे क्या होता है कि जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट जब आपस में मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी पॉलीमर का निर्माण कर लेते हैं, तो वो हमारा नेचुरल पॉलीमर में ये आ जाता है। इसके साथ साथ हमारी क्या आती है, नेचुरल रबर भी आती है। तो इस प्रकार से जितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जिसमें हम बताते हैं कि नेचुरल पॉलीमर के बारे में। अब दूसरा नंबर सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर हमारे वो पॉलीमर होते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं। खुद बनाने का मतलब यह है कि हम दो या दो से अधिक प्रकार की मोनोमर यूनिट पकड़ा, इकट्ठा किया, जोड़ा और हमको जो है पॉलीमर का निर्माण कर लिया। इसके अंतर्गत हमारी आती है कौन कौन सी, टेफ्लॉन आता है,
टेफ्लॉन आता है। फिर इसके बाद हमारी पीवीसी जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है, और इसके साथ हमारा आता है एथिलीन वगैरह, पॉलीएथिलीन जिसको हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन। तो ये हमारे आते हैं किसमें सिंथेटिक पॉलीमर। तो हमने यहाँ पर जाना कि ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन के आधार पर दो प्रकार के पॉलीमर होते हैं, एक नेचुरल पॉलीमर, एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, की सिंथेसिस के आधार पर पॉलीमर को कैसे डिवाइड किया गया है। तो सिंथेसिस के आधार पर पॉलीमर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा एडिशनल पॉलीमर, दूसरा हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशनल पॉलीमर तो ऐसे पॉलीमर जो हम एडिशनल प्रोसेस के दौरान फॉर्म होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एडिशनल पॉलीमर, जैसे हमारी एथिलीन, पॉलीएथिलीन। तो जो हमारी पॉलीएथिलीन होती है वो हमारी एडिशनल पॉलीमर के अंतर्गत फॉर्म होती है। कंडेंसेशन पॉलीमर के अंतर्गत हम देखते हैं जितने भी हमारी प्रोटीन्स वगैरह हो गई और बाकी भी अदर चीजें, मतलब कि ऐसे पॉलीमर जिनके फॉर्मेशन के दौरान हमारे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है वो पॉलीमर हमारे क्या कहलाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाते हैं। अब आती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। तो अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के बेस पर हम पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीमर को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से पहला है हमारा लीनियर पॉलीमर। क्या हमारा लीनियर पॉलीमर। अब इस लीनियर पॉलीमर में कैसे कि हमारी जिसमें जितनी भी प्रकार की हमारी पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा वो हमारे लीनियर होंगी, सॉफ्ट होंगी। तो वो जनरली इस प्रकार से हमारे पॉलीमर के फॉर्म होते हैं, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलीमर की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे जैसे कि पॉलीएथिलीन हो गया, हमारा नायलॉन हो गया, पॉलीएस्टर हो गए, तो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है हमारा ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर का मतलब क्या कि जब लीनियर पॉलीमर हो हमारी और उस लीनियर पॉलीमर में एक ब्रांच निकल आई, जैसे पेड़ होता है हमारा लंबा सीधा पेड़ चला, पेड़ के अगल बगल से ब्रांचें निकलती हैं, तो इसी प्रकार ये पॉलीमर भी होता है कि अगर हमारा इस प्रकार से ये पॉलीमर है और इसके यहाँ से ये ब्रांचें निकल आए, तो इस प्रकार का पॉलीमर हमारा क्या कहलाएगा, ब्रांच पॉलीमर कहलाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा कौन सा, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन हमारे ब्रांच पॉलीमर का एग्जाम्पल्स हैं। और अगला जो हमारा होता है वो होता है हमारा कौन सा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये होता है हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब इस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होता है कि ये इस प्रकार का जो पॉलीमर होता है हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अर्थात इसके जो पॉलीमर होता है हमारा इस प्रकार का पॉलीमर होता है, तो लीनियर पॉलीमर हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं क्रॉस लिंक के द्वारा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो लीनियर पॉलीमर होगा इसके स्ट्रक्चर हमारे कैसे लीनियर है, स्पष्ट है। तो इस प्रकार का जो होगी हमारे पास मुलायम संरचनाएं होंगी, जैसे पॉलीथिन हुआ या मुड़ने वाली प्लास्टिक्स हो गए। फिर जो ब्रांच पॉलीमर के अंतर्गत जो भी हम पॉलीथिन का या फिर जो प्लास्टिक्स का जो भी पॉलीमर का फॉर्मेशन करते होंगे वो हमारी कैसी होती होंगी, इसकी अपेक्षा थोड़ी कड़ी होती होंगी। और जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं, इससे जो पॉलीमर बनाया जाता है वो इतना ज्यादा कड़ा होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसे इजिली हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है वो है हमारा बेकेलाइट का। तो बेकेलाइट इसका जो एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका बेकेलाइट है। बेकेलाइट की बहुत सारी इलेक्ट्रिक की चीजें बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया। तो लास्ट हमारा बचता है वो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो अगली जो हमारी है चौथा नंबर है क्लासिफिकेशन का, तो वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस।
कि पॉलीमर के अंदर जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से बाइंड होते हैं, उनके आधार पर इसको डिवाइड कर किया जाता है। तो जिसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एक होता है इसका इलास्टोमर। इलास्टोमर हमारा क्या होता है? इलास्टोमर हमारा एक ऐसा पॉलीमर होता है जो इजीली कंप्रेस किया जा सकता है और उसमें रबड़ की तरह इलास्टिसिटी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीमर को इलास्टोमर। इसके अंतर्गत फाइबर्स आते हैं। जितने प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, जो जितने भी प्रकार के फाइबर्स वगैरह होते हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसके अंदर एक एग्जाम्पल इसका ये भी होता है कि थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक की जितनी भी हमारी प्लास्टिक्स होती है, ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार ढाल दिया जाए, गर्म करके बना दिया जाए, उसे दोबारा गर्म ना कर सकें, अर्थात दोबारा गर्म करें भी तो वो इजीली पिघले नहीं। तो इस प्रकार की प्लास्टिक हमारी क्या कहलाती है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो यहाँ पर आपका क्या पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट होता है। और अब हम ठीक है, तो आज हम अपने एमएससी पोस्ट सेमेस्टर के एग्जाम के अनुसार कुछ इम्पोर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर हैं जो हमारे इंडिविजुअली पूछ लिए जाते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से मुख्य हमारे पॉलीएथिलीन क्या है, जैसे कि हमारा क्या बोलते उसको जाइगलर नाटा कैटलिस्ट हमारा क्या है, पीवीसी क्या है, ब्यूनर रबर क्या है। तो इस प्रकार की कई हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो उनको आज हम इस टॉपिक पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे पॉलीएथिलीन कि हमारा पॉलीएथिलीन आखिर क्या होता है। तो पॉलीएथिलीन हमारा क्या है कि पॉलीएथिलीन एक प्रकार का पॉलीमर है और ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में। जितनी प्रकार की हमारी पॉलिथीन्स हुई, हमारे बैग्स हुए, पॉलिथीन्स वाले हमारी बॉटल्स हुई, सब इसी से बनाई जाती हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉलीथीन गैस जो एथिलीन गैस जो होती है, एथिलीन गैस हमारी क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस एथिलीन गैस के हम N मॉलिक्यूल्स, N का मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, इसकी संख्या हजारों में हो सकती है, आपकी 10,000 में, लाखों में हो सकती है। तो हमने N एथिलीन के मॉलिक्यूल ले लिए। तो जब इसको अंडर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखा है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर इसको हम रखते हैं, जब इसको हम हाई प्रेशर टेम्परेचर पर रखते हैं तो हमको क्या मिलता है? इस प्रकार की संरचना मिलती है, इस प्रकार की संरचना मिलती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन, इसको हम बोल देते हैं। अब इसके बाद देखिएगा पॉलीएथिलीन, तो ये तो हो गई जनरली पॉलीएथिलीन। तो इस प्रकार से हम जो पॉलीएथिलीन बनाते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि इसके हमारे रिएजेंट हम यही रखते हैं, यहाँ पर कैटलिस्ट चेंज कर दें, अगर यहाँ कैटलिस्ट चेंज कर दें, अगर इसकी जगह पर हमें कैटलिस्ट हमारा बहुत जाना माना कैटलिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जाइगलर नाटा कैटलिस्ट, डबल टी है यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम इसके स्थान पर जाइगलर नाटा कैटलिस्ट ले लेते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त हुई जो पॉलीएथिलीन होती है बहुत ज्यादा कड़ी होती है, स्ट्रांग होती है। फिर उसके द्वारा हम बड़े बड़े कंटेनर और मजबूत कंटेनर का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए ये कैसे होती है। जो जाइगलर नाटा कैटलिस्ट होता है ये जनरली हमारा क्या होता है, तो जनरली जाइगलर नाटा कैटलिस्ट ट्राइएथाइल, जिसको हम ऐसा लिख देते हैं C2H5 का होल थ्राई और एल्यूमिनियम प्लस, इसको हम पढ़ेंगे ट्राइएथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का ये मिक्सचर होता है, और मिक्सचर होता है जिसे हम क्या कहते हैं जाइगलर नाटा कैटलिस्ट। तो जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो कैसे रिएक्शन होती है हमारी कि हम N मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ले लेते हैं, ये हमने N मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ले लिया और इसके स्थान पर हमने क्या किया जाइगलर नाटा कैटलिस्ट, जिसे हम बोलेंगे ट्राइएथिलीन एल्यूमिनियम प्लस हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का हम मिक्सचर ले लेते हैं और हम क्या करते हैं 2 से 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं और हमारा 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर रखते हैं तो इसके बाद जो हमारा पॉलीमर फॉर्म होता है, इसके बाद ये हमारा C2H5, इसको जैसे लिख करके इसको ऐसा लिखते हैं हम CH2 का होल एन। तो ये है हमारा हार्ड पॉलीमर, ये हमारा हार्ड पॉलीमर। अर्थात जैगलर-नाटा कैटलिस्ट के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जैगलर-नाटा कैटलिस्ट के बारे में हम देखेंगे कि जैगलर-नाटा कैटलिस्ट हमारा ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है। जब इसका उपयोग हम किसी पॉलीएथिलीन रिएक्शन में कराते हैं तो इसके द्वारा प्राप्त होने वाली जो पॉलीथिन होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जैसे ही हमारी पॉलीमराइजेशन पूर्ण हो जाती है तो इसको हमको कैटलिस्ट क्योंकि अलग करना है, तो इसको किसी भी वीक एसिड से ट्रीट करा करके इसको अलग भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो पॉलीमर प्राप्त होती है हार्ड पॉलीमर होती है, और इस पॉलीमर का यूज हम इसमें थर्मोप्लास्टिक में और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो पॉलीमर हमको प्राप्त हो, ये पॉलीमर जो है हीट के प्रति रेसिस्टेंस शो करता है, वाटर रिपेलिंग होता है, तो इसका कई क्षेत्रों में अलग अलग उपयोग हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा टेफ्लॉन। तो अब हम बात करेंगे टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन को हम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी बोलते हैं, तो एथिलीन भी बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि ये किससे बना होगा। ये बनता है हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन से। इसको जो फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से होता है कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन हम ले लेते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसके भी हम कितने बोल लेते हैं मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके भी हम N मॉलिक्यूल ले लेते हैं। और जब ये N मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशराइज और कांस्टेंट टेम्परेचर, कैसे हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम इसको ट्रीट कराते हैं तो हमारा एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार का पॉलीमर हमारा बनता है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। इस प्रकार का हमारा पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो यह पॉलीमर हमारा क्या कहलाता है, टेफ्लॉन कहलाता है। ये पॉलीमर हमारा टेफ्लॉन कहलाता है। अब इसकी खासियत क्या है, इस पॉलीमर की खासियत ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा MP है, वो हमारा होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी एबव होता है, जिसके कारण इसका उपयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जिसमें हमको गर्म पदार्थों को रखना है। और एक खास बात ये होती है कि ये केमिकल के प्रति इनर्ट होती है। तो जितने भी प्रकार के एसिड्स होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, वीक एसिड हुए, उन एसिडों को कंटेन करने के लिए जो कंटेनर बनाए जाते हैं वो टेफ्लॉन के ही बनाए जाते हैं। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसके पास, पहली बात तो ये तो हमारा होता है हीट रेसिस्टेंट होता है। ये हमारा कैसा हीट रेसिस्टेंस होता है। दूसरा नंबर है ये केमिकली इनर्ट होता है, मतलब इसका किसी भी केमिकल का एसिड बेस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारा केमिकली इनर्ट होता है। और केमिकली इनर्ट होने के साथ साथ ये क्या होता है, इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, बोले तो स्मूथ सरफेस। तो ये हमारा एक स्मूथ सरफेस भी रखता है। आप स्मूथ सरफेस का क्या काम बोलोगे, तो जितने भी प्रकार के हमारे बर्तन होते हैं उन बर्तनों पर इस टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है, मतलब लेप लगा दिया जाता है। और लेप लगाने से क्या होता है कि बर्तनों में जो भी हम खाना बनाते हैं वो खाना हमारा चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर टेफ्लॉन की इतनी जानकारी है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नायलॉन के बारे में, कि नायलॉन क्या है और कैसे बनता है।
तो नायलॉन हमारा एक ऐसा पॉलीमर होता है, नायलॉन के बारे में बात करते हैं तो नायलॉन एक हमारा एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसमें एमिनो एसिड जैसी संरचना पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन की तरह संरचना पाई जाती है। अर्थात इस प्रकार के जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी पॉलीमर होते हैं, उन पॉलीमर में ये CONH ग्रुप की प्रेजेंटेशन होती है। तो इस प्रकार के जो भी हमारे क्या होते हैं पॉलीमर होते हैं, नायलॉन के कहलाते हैं। और जनरली जो नायलॉन होता है दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा नायलॉन 6 और एक होता है हमारा नायलॉन 66। और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो नायलॉन है वो हमारा नायलॉन 66 है। अब हम बताते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो नायलॉन 6 है इसका फॉर्मेशन जनरली कैप्रोलैक्टम से होता है। क्या बोलते हैं इसको हम? कैप्रोलैक्टम। इसका फॉर्मेशन कैप्रोलैक्टम से होता है। और जो कैप्रोलैक्टम की जो जनरल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सबसे पहले देखिए मैंने बताया था कि हमारा इस बॉन्ड की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो इस बॉन्ड को हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके बाद नायलॉन 6 है। 6 का मतलब यहाँ पर ये होता है कि 6 ठो कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए हम एक कार्बन CH2, 2 कार्बन CH2, 3 कार्बन CH2, 4 कार्बन CH2 और ये हमारा 5वां कार्बन CH2, एक और जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर CH2। तो यहाँ से हमारे 6 कार्बन। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो हमारी कैप्रोलैक्टम की होती है। और इस जब कैप्रोलैक्टम को हम हाई टेम्परेचर पर हीट कराते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और हमारा एक डेफिनेट प्रेशर पर जब हीट कराते हैं तो हमारी कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है NH। इसके भी N मॉलिक्यूल लेते हैं, ये ना समझना, इसके भी N मॉलिक्यूल लेंगे हम। NH और CH2 का होल कितने जोड़े थे हमने? 6 जोड़े हुए थे, तो 6 कर देंगे, 6 नहीं 5 करेंगे, 5 और ये हमारा CO। यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर हमारा 5 ही जोड़ते हैं, क्योंकि ये कार्बन भी काउंट हो जाता है ना यहाँ पर। तो कैप्रोलैक्टम में क्या है, CONH जोड़ता है, उसके बाद ये 5 CH2 मॉलिक्यूल जोड़ दिए जाते हैं, तो ओवरऑल कार्बन कितने 6 हो जाते हैं। अब जब इसको हम 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं और एक डेफिनेट प्रेशर पर हीट करते हैं, तो इस प्रकार का हमको पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पॉलीमर हमारा क्या कहलाता है? नायलॉन 6 कहलाता है। अब बात आती है नायलॉन 6। ये कैसे बनता है? तो जनरली इसके बारे में बताएं तो ये हमारा एडिपिक एसिड जो होता है प्लस एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिल डाइएमीन। ये एडिपिक एसिड, तो जो नायलॉन 6 होता है तो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डाइएमीन का मिक्सचर होता है, वो भी हमारा मिक्सचर होता है। तो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, हेक्सामेथिल डाइएमीन में भी 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस पॉलीमर का नाम नायलॉन 6 पड़ता है। इसकी जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? जनरली देखिए हमारा COOH, ये होता है हमारा एडिपिक एसिड, CH2 का होल 4 ये OH, तो ये हमारा होगा एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिल डाइएमीन में NH2 CH2 का होल 6, फिर हमारा आएगा यहाँ पर NH2। ओके, अब जब ये N मॉलिक्यूल हम इसके लेते हैं, N मॉलिक्यूल हम इसके लेते हैं, और बाद में इसकी ये दोनों कंबाइन होकर के यहाँ से वाटर निकल जाता है, और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के क्या बना देता है? नायलॉन 6। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारा नायलॉन हुआ। नायलॉन में होता क्या है? इस टाइप की संरचनाएं होती है जैसी संरचना हमारी प्रोटीन में होती है। फिर इसके बाद नायलॉन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार के हमारे पास नायलॉन होते हैं। पहला होता है नायलॉन 6, जो कि हमारा कैप्रोलैक्टम से फॉर्म होता है। जब कैप्रोलैक्टम को हम 260 पर गर्म करते हैं तो हमारा नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। दिस इज नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन नायलॉन 6 के लिए 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डाइएमीन। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए 1 ये है, 4 ये होगा, 1 ये हो गया, तो 4 2 6 हो गए। 6 कार्बन से प्रेजेंट होते हैं, हेक्सामेथिल डाइएमीन में भी 6 होते हैं। दोनों के हम NN मॉलिक्यूल लेते हैं, तो फाइनली हमारा नायलॉन 6 का फॉर्मेशन हो जाता है।
अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ब्यूना रबर के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ब्यूना रबर के बारे में कि ब्यूना रबर क्या है। तो जनरली ब्यूना रबर क्या है, हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन का पॉलीमर ही है। 1,3-ब्यूटाडाइन बोले तो कैसे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको हम देखेंगे तो 1 2 3 4, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। तो जनरली जो ब्यूना रबर होता है तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन का हमारा क्या होता है, पॉलीमर होता है। जब हम इसको अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर्गत क्या करते हैं, ट्रीट कराते हैं, तो हमारा जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है ब्यूना रबर। चूंकि ब्यूना रबर हमारा जनरली बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादातर क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। इसके बाद एक चीज आती है, हमारा ब्यूना एस रबर आता है। ब्यूना एस रबर, ये चीज जो ये वाला पॉलीमर होता है, ब्यूना एस रबर पॉलीमर होता है, इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। अर्थात सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके टायर बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बने हुए टायर स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी टिकाऊ भी होते हैं। ब्यूना एस रबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें भी 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं, प्लस इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ साथ इसमें होती है हमारी स्टाइरीन, और वो भी कितने में, 1:1 नहीं, उसको बोलेंगे हम 3:1 के रेशियो में इन दोनों को लेते हैं। और लेने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसको हम टेम्परेचर दे करके प्रेशराइज कर देते हैं, तो हमारा ब्यूना एस रबर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। ये क्या है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन बनाएंगे, इसको कितना 3 मॉलिक्यूल बनाना है। तो कैसे बनेगा हमारा, इस प्रकार से बनेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से इसी को बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हम किसका डाल देंगे, स्टाइरीन का डाल देंगे। स्टाइरीन का डालने के बाद हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, स्टाइरीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ होता है C6H5। ओके, और फिर से हम एक मॉलिक्यूल यहाँ पर डाल देंगे किसका, 1,3-ब्यूटाडाइन का, जिसको हम बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब इन सबको जब ये पूरा कंबाइन होकर के पूरा की पूरे डबल बॉन्ड होते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, और खत्म होने के बाद जो हमारा पॉलीमर प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्यूना एस रबर कहलाता है। ये कहलाएगा हमारा ब्यूना एस रबर। ये एस का मतलब क्या है, एस क्योंकि हमारा ब्यूना के बीच में हमारे एक स्टाइरीन आ गया, पॉलीमर अच्छा बन गया, टिकाऊ और स्ट्रॉन्ग बन गया, तो इसलिए इसका उपयोग यहाँ इसका नाम दे देते हैं ब्यूना एस रबर। और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार, बस, ट्रक, इन सब के हम क्या करने पर टायर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो अंत में हमारा एक छोटा सा पॉलीमर बचा है जिसे हम बोलते हैं PVC। ये है तो छोटा लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके नाम से पता चलता है ये किससे फॉर्म होता होगा, ये हमारे विनाइल क्लोराइड से ही हमारा ये फॉर्म होता होगा। तो इसको हम बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि विनाइल क्लोराइड ले लेते हैं। विनाइल क्लोराइड हमारे क्या होता है, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl। दिस इज नॉन एज कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कार्बन उससे जस्ट जुड़ा हुआ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो हमारा विनाइल कार्बन कहलाता है। ये हमारा विनाइल कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ क्लोराइड जुड़ गया तो विनाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड जुड़ता तो विनाइल ब्रोमाइड। तो क्या करते हैं हमको, चूंकि हमको पॉली विनाइल क्लोराइड बनाना है इसलिए हम विनाइल क्लोराइड के N मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इन N मॉलिक्यूल्स को हम H2O2 और हाई प्रेशर देते हैं। तो इसके बाद जो हमको प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो पॉलीमर फॉर्म होता है वो हमारा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है।
तो ये हमारा बनेगा। इसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये Cl ये बनेगा और यहाँ का हमारा होलन हो जाएगा। ये कहलाता है हमारा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हमारा होता है ये हीट और वाटर के प्रति, मतलब बोले तो जो हमारे हीट होती है हीट के प्रति रेसिस्टेंस शो करता है, अर्थात हीट का इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। और वाटर रिपेलिंग होता है। वाटर रिपेलिंग मतलब वाटर इस पर पड़ेगा और हट जाएगा, मतलब वाटर चिपकेगा नहीं। तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग खिलौने बनाने में, बड़े बड़े पाइप बनाने में, प्लास्टिक के पाइप बनाने में, और रेनकोट वगैरह ऐसी चीजें जो हमको पानी से प्रोटेक्ट कर सके, ऐसी चीजें बनाने में हम क्या कर सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पॉलीमर की जनरल इन्फॉर्मेशन जानी, जो कि अगर एक आध जनरली अगर एग्जाम में पूछ ली जाती है तो हम इजीली कर सकते हैं। अब कल से हमारा स्टार्ट होगा इस पॉलीमर का मेन टॉपिक जो हमारे MSc 4th सेमेस्टर में आएगा। तो आज के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। और लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कमियां हों वो आप बताइएगा, और इसके साथ साथ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इसके बाद थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।